किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक काले धब्बे जैसा होता है, जिसके बोझ तले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था फलना फूलना क्या सांस तक नहीं ले सकती। ऐसे में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो देश में बढ़ा हुआ एनपीए उनके लिए एक ऐसी चुनौती था जिससे पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन में बदलना मोदी सरकार की आदत में शुमार है। चुनौती तो कठिन थी, लेकिन यूपीए सरकार के फंसाए इस जाल से देश को जल्द से जल्द निकालना भी उतना ही जरूरी था। यूपीए सरकार में एनपीए के विकट जाल में कैसे फंसा देश। भारत में बैंक वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में है और यूपीए के शासन के दौरान सरकार से शीर्ष स्तर पर संपर्क रखने वाले बड़े लोग आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को दबे शब्दों में ये संदेश भी दिया था कि अगर वो यूपीए के एनपीए के संकट के बारे में बता दें तो देश का आत्मविश्वास ही टूट जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारी एनपीए कांग्रेस के सोने लोन घोटाले का नतीजा था, जिसका मतलब था कि सत्तारूढ़ सरकार के करीबी लोगों और व्यवसायियों को कॉल के आधार पर भारी मात्रा में ऋण दिया गया था। उस दौरान जिन बैंकों पर उन ऋणों को मंजूरी देने का दबाव था, वे उचित जोखिम मूल्यांकन करने में विफल रहे। अंतिम परिणाम ये हुआ कि इन उधारकर्ताओं ने ऋण नहीं चुकाया, जो अंततः एनपीए बन गया। आरोप है कि जब यूपीए सरकार सत्ता से बाहर हुई थी, तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 2.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और ये इससे कहीं अधिक हो सकता था, क्योंकि कई बैंकों ने अपने ऋणों का पुनर्गठन करके उन्हें छिपा लिया था। 2018 में बैंकों का एनपीए इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था कि अगर ये सामने आ जाता तो भारतीय शेयर बाजार धराशायी हो जाता। इस दौरान विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे हाई प्रोफाइल डिफॉल्टरों ने सुर्खियां बटोरी थी। सुर्खियां भले ही 2018 में आई, लेकिन इसकी शुरुआत यूपीए के शासन के दौरान हुई थी, जिसे उस वक्त छुपा दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि बैंकों ने अपने बुरे ऋणों को कैसे कवर किया और ये वास्तव में कब सुर्खियों में आया। खराब ऋणों को छुपाने के लिए बैंकों ने पुराने बकायेदारों को नए ऋण दिए ताकि वो पुराने ऋणों पर ब्याज का भुगतान कर सके और पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ा दी या पुराने ऋणों का ब्याज दर कम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एनपीए किताबों में भी नहीं आया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार धोखाधड़ी की घटना और उसका पता लगाने के बीच औसत समय अंतराल 57 महीने है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2013-14 में कोई धोखाधड़ी वाली गतिविधि हुई तो वह 2017-18 में ही सामने आएगी। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तभी उन्हें एहसास हुआ कि भारत की बैंकिंग प्रणाली एनपीए के बम पर बैठी है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली इस हद तक लचर हो गई थी कि बैंक नए उधारकर्ताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों जो मुख्य रोजगार जनरेटर हैं, उनको ऋण देना असक्षम हो गया। यूपीए सरकार द्वारा देश को तोहफे में दिए गए एनपीए। चलिए यूपीए सरकार द्वारा देश को तोहफे में दिए गए एनपीए पर जरा एक बार नजर डालते हैं। 2015-16 से 2019-20 तक सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ने 2,07,329 करोड़ रुपए का सामूहिक घाटा दर्ज किया। 2017-18 में सबसे अधिक शुद्ध घाटा हुआ, जो 85,370 करोड़ रुपए था। इसके बाद 2018 से 19 में 66,636 करोड़ रुपए था। 2019-20 में 25,941 करोड़ रुपए, 2015-16 में 17,993 करोड़ रुपए और 2016-17 में 11,389 करोड़ रुपए। इस तरह हम समझ सकते हैं कि बैंकों द्वारा एनपीए को छुपाने की वजह से ये संकट उस समय तो छुप गया, लेकिन कुछ समय बाद ही सामने भी आ गया। आंकड़े देखकर पता चलता है कि देश वाकई एनपीए बॉम्ब पर बैठा था, जिसके फटते ही देश गरीबी और भुखमरी के दलदल में डूब जाता। ऐसे में मोदी सरकार के पास देश को जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकालने की चुनौती थी। मोदी सरकार ने देश को एनपीए के संकट से कैसे बाहर निकाला। एनपीए बम को फैलाने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने 4R रणनीति बनाई। एनपीए को पारदर्शी रूप से पहचानना, सभी एनपीए को मान्यता दी गई। समाधान एवं वसूली,
वसूली के लिए नए कानून बनाए गए। पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण, उन्होंने बैंकों में पैसा डाला। वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार लाए गए। इसके साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ऋण वसूली के लिए 3 विशेष नए कानून लेकर आए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी इन 2016, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी। इनमें से आईबीसी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इसने डिफॉल्टरों के बीच डर पैदा किया और उन्हें परिसमापन का सामना करने और अपने व्यवसायों पर नियंत्रण खोने से पहले अपना बकाया चुकाने के लिए प्रेरित किया। इसने बैंकों को अपने खराब ऋणों से एक महत्वपूर्ण राशि वसूलने में सक्षम बनाया। मार्च 2023 तक बैंकों ने आईबीसी के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की वसूली की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जून 2023 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर नामक अपनी हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति जीएनपीए जो 10 साल में घट गई है, मार्च 2023 में 3.9% के निचले स्तर पर और मार्च 2024 तक और गिरकर 3.6% होने की उम्मीद है। मोदी सरकार ने बैंकों की स्थिति को ठीक करने के लिए उठाया बड़ा कदम। इतना ही नहीं, इसके बाद मोदी सरकार ने बैंकों की स्थिति को ठीक करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया, जो था बजट और बाजार से ताजा पूंजी लगाकर बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करना। इससे उन्हें अपनी पूंजी पर्याप्तता अनुपात पीसीआर और लाभप्रदता में सुधार करने में मदद मिली। बैंकों में धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपाय, बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाकर दंडित करने के लिए पीएम मोदी का नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कुछ अन्य अहम कदम भी उठाए गए, जैसे सतर्कता और ऑडिट बढ़ाए गए, धोखेबाजों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए एफएसआईओ और ईडी जैसे समर्पित एजेंसियों को काम पर लगाया गया। सरकार ने योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर बैंकों के बोर्ड सदस्यों, सीईओ और एमडी की नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देश पेश किए। इन सभी आदेशों ने बैंकों को निर्णय लेने में अधिक परिचालन स्वायत्ता और लचीलापन प्रदान किया। इन सबका नतीजा ये निकला कि बैलेंस शीट की दोहरी समस्या अब दोहरी बैलेंस शीट लाभ बन गई। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से पता चलता है कि मार्च 2018 में 11.6% के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जीएनपीए अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ऊंचे एनपीए के कारण बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने 2016-17 से 2020-21 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 3.10 लाख करोड़ रुपए डाले। इसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए में गिरावट आई। मोदी सरकार की नीतियों के कारण दूसरा बड़ा बदलाव जो नजर में आया वो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण में वृद्धि। आप इस ग्राफ के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि एनपीए में गिरावट के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में ऋण वृद्धि 15.4% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिसके परिणाम स्वरूप बैलेंस शीट में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। इस तरह हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार के सराहनीय प्रयासों द्वारा एनपीए बॉम्ब का देश में विस्फोट होने से रोक लिया, जिसे यूपीए सरकार ने बनाया और पोषित किया था। लिहाजा इसका परिणाम ये निकलता है कि आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली अधिक कुशल, मजबूत और लाभदायक बनकर उभरी है। ये एक बड़ा कारण है कि दुनिया भर के देश भारत को इतना महत्व दे रहे हैं और आज भारत की अर्थव्यवस्था अपने उच्चतम स्तर पर है।